हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चंस किए थे और उसके कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तीन चीजें कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, इस बात को ध्यान में देखिए कि Ki का मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन निकालना है और इसका मास बाय मास यानी वेट बाय वेट दे रखा है 20%। ठीक है, और डेंसिटी दे रखा है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, हमें क्या निकालना है सबसे पहले मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके फॉर्मूले लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे, देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यानी सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, Ki है और एक्वस में है, तो सॉल्वेंट क्या होगा आपका, वाटर होगा। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट के लिए यहाँ पे एक हिंट्स दे रखा है 20% वेट बाय वेट या मास बाय मास। केमिस्ट्री में दोनों का मतलब सेम होता है, वेट और मास। ठीक है, तो 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो मास है वो है 100 ग्राम और 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में आते हैं डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट क्या आपका Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, क्योंकि मोल्स भी किसका निकाल रहे हैं हम, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो गिवन मास कितना दे रखा है 20 ग्राम, और मोलर मास की जब बात करें तो यहाँ Ki का दे रखा है मास 39 और ये 127, 39 प्लस 127 विच इज इक्वल टू, जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 166, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.12 मोल्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 0.12 मोल्स। ठीक है, और नीचे क्या निकालना है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हम जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 100 ग्राम। ठीक है, माइनस मास ऑफ, ये इधर ले जाएंगे माइनस होगा मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 ग्राम आ गया। ठीक है, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में, क्योंकि फॉर्मूले में क्या लिख रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0.08 केजी आ गया। अब देखिए यहाँ पे मोलालिटी निकालना है हमें, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू, अभी हमने कैलकुलेट किया 0.12। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विच इज इक्वल टू 0.08, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 मोल्स पर केजी आ जाएगा। ठीक है, यानी मोलालिटी आ गया 1.5 मोल्स पर केजी। देखिए ये जब डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, दोनों 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और 4 8 5 जब 40। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, मोलालिटी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ देखिए जो यूज होगा, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो क्या है आपका 0.12 मोल्स, क्योंकि वो मोलारिटी में यूज होगा, अभी आपको पता चलेगा। अब जो बी पार्ट है इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, मोलारिटी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है कि वहां पे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था 0.1 आ गया, और वॉल्यूम को किस में निकालना है हमको, लीटर में निकालना है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक हिंट्स दे रखा है डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन
वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम निकालना है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन रो, ये डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। मास देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 है, और डेंसिटी कितना है आपका 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्राम पर ml और यहाँ पे क्या आपका ग्राम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 83.2 ml, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 83.2 ml, और हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 83.2 डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा लीटर में, विच इज इक्वल टू 0.0832 लीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.0832 विच इज इक्वल टू 1.45 मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका मोलारिटी भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन अभी करते हैं। अब हमें क्या सॉल्व करना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर क्यों लिया है हमने, ये सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन में वाटर में है, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki तो हमें पता ही है क्या है, आया है 0.12, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki नीचे फिर से 0.12 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जब बात करते हैं तो हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। फॉर्मूला लिखिएगा बार बार ताकि हमें याद भी रहे, ठीक है। तो नंबर गिवन मास कितना दे रखा है आपका 80, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट है 20 ग्राम तो बचा हुआ वाटर होगा 80, ठीक है, क्योंकि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 है, और गिवन वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, ठीक है। कैसे हुआ, H2O है आपके पास, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 × 1 + 16 विच इज इक्वल टू 18। जब इसे सॉल्व करेंगे हम 2 9 और ये 240 है, तो यहाँ आ जाएगा 4.44 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 4.4 विच इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 0.26, ठीक है। क्या आएगा सॉल्व 0.026 0.026, तो ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो आज हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में हम कितने सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें 1 लीटर वॉल्यूम है और इसमें हम सॉल्यूट मिलाना ग्राम में या फिर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ग्राम में या फिर मोल फ्रैक्शन मोल्स में हम मिलाना इसमें शुरू कर दिए, ठीक है, मिक्स करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा, ठीक है, सॉल्यूट जो होगा आपका मैक्सिमम डिसॉल्व होगा उसे हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व, ठीक है, मतलब इस डिसॉल्व होने को ही क्या कहते हैं हम सॉल्युबल कहते हैं कि ये चीज इसमें सॉल्युबल है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की जब हम यूनिट की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका ग्राम पर लीटर में हो सकता है, ठीक है, फिर मोल्स पर लीटर में हो सकता है, ठीक है, या फिर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है, किसके टर्म में मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर मोल्स पर लीटर, ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है सॉल्युबिलिटी का, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वही होता है कि आप एक सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं एक टाइम के बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है।
तो उस पॉइंट पे पहुंचने को ही, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से हमारा सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट, हमारे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में आप पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, ठीक है, और वो उसमें सॉल्यूबल होना चाहिए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, जो ग्राम पर लीटर में भी आप डाल सकते हैं, मोल्स पर लीटर और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा फैक्टर्स ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, ठीक है। फैक्टर्स ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स में सबसे पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा आ जाता है आपका प्रेशर, ठीक है। नेचर ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, तो कौन कौन सा आता है आपका, नेचर, ठीक है, नेचर किसका, सॉलिड और सॉल्वेंट का, दूसरा आ जाएगा आपका टेम्परेचर और तीसरा आ जाएगा आपका प्रेशर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, यहाँ से एक और आपको मिलेगा लॉ जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, ठीक है, किस किस फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे कि हमें पता है, क्लास 11 से ही पता है कि लाइट डिसॉल्व्स लाइट, ठीक है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट, ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। जैसे कि अब पोलर कंपाउंड है तो पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O ले लिया हमने, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा आपका पोलर सॉल्यूट, ये सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए, जो कि हम ले लेते हैं NaCl, या फिर यहाँ पे ले लीजिए नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट भी होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, CCl4, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब यही हो गया कि जनरली लाइट डिसॉल्व्स लाइट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट में, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसे आपके पास है यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या देता है आपको, सॉल्यूशन, ठीक है, क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। अब इस बात को ध्यान में रखिए, ये जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि डबल हेडेड एरो है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, तो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखिए टेम्परेचर का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीजों से, दो प्रोसेस से है। अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एक आ जाता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि हम इसमें हीट दे रहे हैं, ठीक है, वी आर गिविंग हीट टू द रिएक्शन और टू द प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, हम इसमें हीट दे रहे हैं और इसमें से हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। एंडोथर्मिक को पहचानने का तरीका ये होता है, ये जो डेल्टा H सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा H का मतलब हो गया एंथैल्पी, ठीक है, और ये जो होता है आपका डेल्टा H सॉल्यूशन, इसका जो होता है क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है, इसका एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो देखिए मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि टेम्परेचर पे कैसे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करता है कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, अगर ये रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, तो अगर इसमें क्या होगा कि हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है,
तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एंडोथर्मिक होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, एक्सोथर्मिक हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हम हीट देते हैं रिएक्शन को, एनर्जी देते हैं रिएक्शन को, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, एक्सोथर्मिक के लिए क्या हो जाता है आपका, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आता है आपका प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में क्या होता है, देखिए अगर आपका सॉलिड और लिक्विड क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है, या सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट होगा, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट होगा, तो ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है। ऑलरेडी क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। जबकि अगर गैसियस सॉल्यूट आ गया आपके पास, गैसियस सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या होता है, चांसेस फॉर कंप्रेशन होता है, चांसेस फॉर कंप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंप्रेस्ड होगा, प्रेशर क्या, कंप्रेशन और कंप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंप्रेशन होगा तो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास प्रेशर से आता है एक नया लॉ जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ। उसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे हेनरीज लॉ। देखिए हेनरीज लॉ क्या कहता है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आ जाएगा इजीली, एक इक्वेशन आ जाएगा जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी। ठीक है, देखिए क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, गैस को लिक्विड में जो डिसॉल्व करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबल करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसके मैथमेटिकल अगर इक्वेशन लिखे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऑफ दैट गैस जो भी अबव सरफेस पे हो, अबव सरफेस। ठीक है, इस बात को देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सरफेस। ठीक है, अबव लिक्विड सरफेस। एक मिनट, देखिए यहाँ पे solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface। ठीक है, गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो ये लिक्विड सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो होगा, जो मान लीजिए ये लिक्विड सरफेस है और यहाँ पे जो गैस होगा उसकी पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए solubility of a gas in a liquid directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, जैसे हमें पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस is directly proportional to solubility of a gas in a liquid। ठीक है, इसके उल्टा भी लिख दिया हमने, solubility of a gas in a liquid directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface, या फिर partial pressure of a gas in a liquid surface, partial pressure of a gas above liquid surface directly proportional to solubility of a gas in liquid। ठीक है, अब देखिए ये जो solubility of a gas in liquid है, इसको किस किस टर्म में हम इसकी किस किस टर्म में लिखते हैं, जैसे ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, इन सब टर्म में। तो यहाँ पे जो हेनरी
जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। उन्होंने ये अजम्पशन ले लिया, ठीक है, इसी के टर्म में ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above liquid surface directly proportional to mole fraction of gas in liquid, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या आ गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया हमने, तो यहाँ पे आया आपका KH which is called हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, P जो है पार्शियल प्रेशर है, KH क्या है आपका हेनरीज कांस्टेंट है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है लिक्विड। मैं इसे अभी अच्छे से लिखवाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए वेयर P जो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर of gas above liquid surface, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका KH जो है आपका हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये जो X है आपका, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। इन सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, KH हेनरीज कांस्टेंट है, X क्या आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर हम यूनिट ऑफ KH की बात करें, ठीक है, यूनिट ऑफ KH यानी यूनिट ऑफ KH का मतलब क्या हो गया, हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट की बात करें, तो किसी भी चीज की यूनिट की जब बात करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उससे आप निकाल सकते हैं। KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन X, यही होगा आपका। KH इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन X होगा। और X क्या आपका मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अगर आप यूनिट नहीं है तो KH का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम एज P। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ATM भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, mmHg भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, यूनिट ऑफ KH इट्स सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। P का जो यूनिट होगा वही KH का भी यूनिट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछते रहता है यूनिट ऑफ KH, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यूनिट ऑफ KH देखिए P बाई X का कोई यूनिट नहीं है, तो KH किसके बराबर होगा, P के बराबर। तो P का जो यूनिट होगा वही KH के बराबर होगा, ठीक है। अब हम एक ग्राफ लेंगे, ठीक है, किसके बीच, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और ये ग्राफ जो होता है आपका वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और इसका जो थीटा देता है यानी स्लोप देता है, ठीक है, ये क्या होता है, सीधा होता है। और इसका जो थीटा देता है, स्लोप देता है, स्लोप यानी m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका P बाई X विच इज इक्वल टू KH, ठीक है। ये क्या होता है P बाई X, जैसे देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू X होता है। और यहाँ से आ गया आपका P बाई X, ये P हो जाएगा और ये X में आएगा। तो इसका जो स्लोप देता है वो हेनरीज कांस्टेंट देता है, ठीक है। ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, हेनरीज कांस्टेंट देगा, ठीक है। और ये जो हेनरीज कांस्टेंट होता है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो KH होता है क्या होता है आपका, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए KH जो है आपका हेनरीज कांस्टेंट है, इसको अब हम कनेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी से। इस सॉल्युबिलिटी से और इसका कनेक्शन क्या है, अगर KH बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटता है या बढ़ता है, ठीक है, उस चीज से कनेक्ट करेंगे। आप
जो चीज़ भी मैं लिखवाता हूँ, ठीक है, उसका नोट्स बना के चले। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आगे चलो, देखिए यहाँ पे जैसे हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम के एच का वैल्यू निकालें, ठीक है, किसका निकालें, के एच का वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे क्या आएगा, P अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये जो x है आपका मोल फ्रैक्शन है, क्या है आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए के एच अगर बढ़ाते हैं हम तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मोल फ्रैक्शन ही डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिया ग्राम पर लीटर, वहां पे सॉल्युबिलिटी में ले सकते हैं मोल्स पर लीटर ले सकते हैं, तो ग्राम पर लीटर अगर जो आप उसमें मिक्स कर रहे हैं वही डिक्रीज करने लगेगा, तो आपका क्या होगा, के सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि के एच अगर हमने इंक्रीज किया तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है, ठीक है, ये क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो इसके वजह से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। तो ये की पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि हेनरिच कांस्टेंट इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए जनरली एक और चीज टेम्परेचर से इसको कनेक्ट करके लिख रहा हूं मैं। जनरली यहाँ क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया तो ये जो केएच होता है ये भी इंक्रीज होता है। अब यही है, अगर केएच इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, गैस इन लिक्विड क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, केएच इंक्रीज करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर में मतलब टेम्परेचर कम रहेगा, pH कम होगा, ये ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो उन्हें ऑक्सीजन इजीली अच्छे से मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन हॉट वाटर में क्या हो जाता है कि ये सब इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो सॉल्यूबल होता है वो कम होता है, तो उन्हें कम मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे हेनरिच कांस्टेंट पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये सॉल्युबिलिटी हेनरिच कांस्टेंट, हेनरिच लॉ पे है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, बस क्वेश्चन को समझना है और इजीली हो जाएगा। KH फॉर CO2, ठीक है, हेनरिच कांस्टेंट फॉर CO2 एट 298 केल्विन दे रखा है 1.67 into 10⁻⁸ पास्कल, ठीक है। ये दे रखा है कि कैलकुलेट मास ऑफ CO2 dissolved in 500 ml soda at 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू KH into X गैस इन लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे CO2 की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्या है वो गैस क्या है, CO2 है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो कितना है, 2.5 atm, ठीक है। प्रेशर कितना है आपका, 2.5 atm, ठीक है। अब इस एटीएम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पास्कल में दे रखा है ये केएच, या तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, एटीएम में, तो इजी यही है कि पास्कल में कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन का वो भी दे रखा है, तो इजीली हम कन्वर्ट कर लिए। ये आपका आ गया प्रेशर, ठीक है। अब केएच का वैल्यू दे रखा है, ये निकालना हमें, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से हमें निकल जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है, तो वहां से इजीली हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ CO2, ठीक है। देखिए कैसे होगा, P का वैल्यू कितना आपका 2.5 into 1.013 into 10⁻⁵ और KH का वैल्यू कितना है 1.67 into 10⁸ into, अब देखिए ये X गैस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस, यानी CO2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की, ठीक है। तो NCO2 डिवाइडेड बाई N टोटल, यानी दो चीजें होगी यहाँ, ठीक है। अब जो भी हो टोटल N टोटल की बात करते हैं हम लोग यहाँ, किसकी, मोल फ्रैक्शन की जब बात होती है, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे NCO2 डिवाइडेड बाई N टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2.5 into 1.013 into 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1.67 into 10⁻⁸,
और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/7 इंटू 10⁻⁻², यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। ठीक है, CO2 के साथ जो भी होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 500 ml सोडा की बात कर रहे हैं तो वाटर, ठीक है, वाटर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, क्या आ गया आपका, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर आ गया आपके पास तो उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये आपने लिख लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय, यहाँ n टोटल में क्या आएगा CO2 प्लस यहाँ क्या आएगा H2O इज इक्वल टू क्या होगा 1/7 इंटू 10⁻²। अब देखिए ये जो CO2 का नंबर ऑफ मोल्स है वो वेरी लेस देन, ठीक है, वो वेरी लेस देन H2O है। इस वजह से हम क्या करेंगे, वेरी लेस देन H2O है, इस वजह से हम इसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 1/7 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्या बचा 1/7 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 500 ml सोडा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ओके। तो ये सब लिखते जाइएगा आप लोग। देखिए P इज इक्वल टू K, ठीक है, जो भी वैल्यू मैंने लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हमने सॉल्व किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 1/7 इंटू 10⁻²। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास CO2 का कितना होता है 44, गिवन मास वाटर का 500 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना होता है 18 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/7 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा x अपॉन 44 इंटू 18/500 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7 इंटू 10⁻²। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10⁻²/7। अब ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होगा 500 इंटू 44 और ये क्या होगा नीचे आ जाएगा 18 टाइम्स। अब ये देखिए ये इन दोनों से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा इजीली, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट कितना आता है 1.7 ग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये हेनरीज लॉ है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच। ठीक है।